नमस्कार स्टूडेंट, गुरुजी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आप डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। तो यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर डीएलएड। ये इसका पार्ट 1 है। अगर हम यहाँ पे टॉपिक्स की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका असहयोग आंदोलन। अच्छा, आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कहे हैं। हालांकि मैं बता दूं कि यह केवल मेरा एक अनुमान है कि इस बार के पेपर में इनसे क्वेश्चन बन के आने चाहिए और आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। ये टॉपिक जो हैं ये आपकी तैयारी में जरूर मदद करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो पहला जो टॉपिक है वो असहयोग आंदोलन है। दूसरा है चुनाव 2022, ओलंपिक खेल 2020 और रूस यूक्रेन युद्ध। साथ में आपको इस वीडियो में एक बोनस टॉपिक भी दिया जाएगा, यानी कुल मिला के आपको आज जो मिलेंगे वो 5 टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे। असहयोग आंदोलन, चुनाव आयोग, फिर ओलंपिक खेल, रूस यूक्रेन युद्ध और एक बोनस टॉपिक। ये आपको लास्ट में दिखेगा जहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं। कल जब हम इसके अगले क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको, जब हम कल इसका टॉपिक पढ़ेंगे, वो आपके ये टॉपिक होंगे। साथ में आपका एक क्या होगा, एक आपका फिर से बोनस टॉपिक आपको मिलेगा। तो कुल मिला के हम यहाँ पर 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बदले आपको 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहे हैं 2 वीडियो में। तो अगले 10 से 15 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए, क्या पता आपके नंबर यहाँ पर बढ़ जाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन मैंने यहाँ पर क्यों लिया, मैं आपको बता दूं। असहयोग आंदोलन जो आपका समाप्त हुआ था वो चौरी चौरा कांड की वजह से हुआ था। और कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। जो चौरी चौरा कांड हुआ था ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। कहां पर हुआ था? गोरखपुर में, जो कि उस समय जो संयुक्त प्रांत था, आज का जो उत्तर प्रदेश है, वहां पर ये है। तो अब आप यहां पर देखेंगे, इसको आपके कितने साल हो रहे हैं? 2022 में इसको आपके 100 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, कितने पूरे हो चुके हैं? 100 साल पूरे हो चुके हैं। और अब तो इसको जो कहा गया है वो क्या कहा जा रहा है? वो इसको कहा जा रहा है चौरी चौरा क्रांति कहा जा रहा है, कांड भी नहीं कहा जा रहा है। तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कभी आपके 100 साल होते हैं या आपके 75 ईयर होते हैं या फिर आपके 50 साल होते हैं, तो उस तरीके से आपके क्वेश्चन जो हैं वो बन के आते हैं। अब सहयोग आंदोलन के बारे में हम पढ़ें। जैसा कि हम सभी को पता है कि आपका 1914 से लेके, ठीक है, 1918, ठीक है, तो ये इस टाइम पीरियड, या हम पूरे इसकी बात करें तो इस पूरे टाइम पीरियड में आपका क्या चलता है? आपका जो वर्ल्ड वॉर टू है वो, सॉरी, वर्ल्ड वॉर वन आपका चलता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध इस समय आपका जो है इस दौरान चलता है। उस समय जो आपके अंग्रेजों ने एक आपका एक्ट जारी किया था जिसको हम रॉलेट एक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रॉलेट एक्ट बोलते हैं। इसके विरोध में आपका 1919 में क्या हो जाता है? जलियांवाला बाग आपका हत्याकांड हो जाता है 1919 में। उसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन बन के आए हुए थे पहले। तो उसके इन सभी जो आपकी घटनाएं थी, इनको देखते हुए जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी ने अपने नेतृत्व में जो कौन सा आंदोलन चलाया था? सबसे पहला, जो सबसे बड़ा जो जन आंदोलन था, हालांकि और भी उन्होंने आंदोलन चलाए, लेकिन जो सबसे बड़ा जन आंदोलन था वो आपका कौन सा था? वो आपका असहयोग आंदोलन था, जिसकी औपचारिक शुरुआत जो है वो 1 अगस्त 1920 से आपकी शुरू हुई थी। और 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, हम सभी को कांग्रेस के बारे में आप लोगों को पता है, कांग्रेस की स्थापना आपकी कब होती है? कांग्रेस की स्थापना आपकी सन 1885 में होती है। किसके द्वारा की जाती है? ए ओ ह्यूम के द्वारा आपका की जाती है। ठीक है, तो इनके जो कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, 4 सितंबर 1920 को जो आपको है असहयोग आंदोलन का आपका प्रस्ताव जारी किया गया। कांग्रेस से रिलेटेड भी आपके प्रश्न बन के आ सकते हैं। कांग्रेस का जो आपका पहला अधिवेशन आपका कहाँ पे होता है? पहला अधिवेशन आपका मुंबई में होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है? डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में होता है। चलिए, यहीं पर एक क्वेश्चन मेरा है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। महात्मा गांधी जी ने केवल एक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था? ठीक है, दोबारा से मैं आपको बताऊं, वो आपको कमेंट में बताना है कि गांधी जी ने जो कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं उसमें एक ही में आपकी अध्यक्षता की थी, तो वह कौन सा आपका अधिवेशन था? उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1920 से लेके 1922 तक आपका क्या चलता है? 1920 से लेके 1922 तक आपका असहयोग आंदोलन चलता है। गांधी जी ने कहा था कि अगर हम एक साल तक असहयोग आंदोलन की अच्छी तरीके से इसको चला लें तो अंग्रेज बिल्कुल भाग जाएंगे।
उसमें लोगों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, वकीलों ने कोर्ट जाना छोड़ दिया। असहयोग मतलब उनका सहयोग करना ही नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है वो लोगों से ही चलता है। लेकिन उस बीच आपका क्या गड़बड़ हुई, 4 फरवरी 1922 को कुछ किसानों ने मिलकर या कुछ उग्र लोगों ने मिलकर क्या किया, जो पुलिस थाना है, पुलिस थाने में आग लगा दी। ठीक है, पुलिस थाने में आग लगा दी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो कुछ पुलिसकर्मी है वो आपके उनकी डेथ हो गई। ठीक है, वो जल के आपके मर गए। तो इसको देखते हुए गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया 1922 में। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये आपका कहाँ पे हुआ था, ये चौरी चौरा हुआ था, कहाँ पे है, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। तो 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो क्या पता यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बन के आ जाए। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा चुनाव 2022 पे। ठीक है, हम यहाँ पर स्पेशली अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं आपके उत्तराखंड की। ठीक है, अब उत्तराखंड की हम क्यों बात कर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जी, ठीक है, वो क्या है, वो अपना चुनाव हार गए। उन्होंने आपका खटीमा से चुनाव लड़ा और खटीमा से चुनाव वो अपना हार गए। विधायक का चुनाव है, विधायक का चुनाव हार गए, फिर भी वो आपके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसा क्यों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा होता है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो अनुच्छेद 164, ठीक है, संविधान का जो हमारा आर्टिकल नंबर 164 है, उसके तहत ये कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वह कौन करेगा, वह राज्यपाल करेगा। कौन करता है, वह राज्यपाल करता है। अगर हम इसके देखें तो इसके आपके 5 पार्ट हैं, तो ये 164(1) में आपका लिखा हुआ है। ठीक है, कि आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन 164(4) के अंदर आपका क्या लिखा हुआ है, 164 अनुच्छेद है। ठीक है, एग्जाम में शायद आपका 164 ही पूछा जाएगा। तो 164 के अंदर जो चौथा उसका खंड है, उसमें क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल किसी भी ऐसे व्यक्ति को आपका मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं जो आपका क्या हो, चुनाव न लड़ा हुआ हो, जो कि विधायक ना हो। बट इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, बट उसको 6 माह के अंतर, कितने, 6 माह के अंदर उसको क्या होना पड़ेगा, उसको विधायक होना पड़ेगा, नहीं तो उसको क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो अभी आप देख रहे होंगे कि आपका उत्तराखंड में मई में आपका क्या है, उपचुनाव होना है। कहां पर उपचुनाव हो रहा है, आप सभी लोगों को पता होगा, वो कौन सी जगह है, वो आपको कौन सी विधानसभा सीट है, चंपावत से। चंपावत में आपका जो है वो विधानसभा चुनाव होना है, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो अपना विधायक का चुनाव हार गए थे। अब उनको 6 माह के अंतर्गत विधायक बनना है। ये किसके अंतर्गत आता है, ये आपका अनुच्छेद 164 के अंतर्गत आपका ये जो सारी चीजें हैं ये किसके अंतर्गत मिलती हैं, ये आपको अनुच्छेद 164 के अंतर्गत यहाँ पर देती हैं। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि इसको शपथ आपको कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री को शपथ आपको कौन दिलाता है, राज्यपाल महोदय दिलाते हैं। ये अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं, ये अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री बनने की जो उम्र है वो आपकी कितनी है, वो आपकी 25 वर्ष है। 25 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हो वो आपका क्या बन सकता है, वो आपका जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो सारे के सारे काम देखने हैं, तो यहाँ से आपको जो चुनाव है वहां पर आपके क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। सेकंड, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा में पहली बार आपकी एक महिला जो है वो स्पीकर चुनी गई है। हमारी पहली महिला स्पीकर आपकी कौन है, रितु खंडूरी। कहाँ से विधायक है, वो आपके कोटद्वार से विधायक है। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी जी, उनकी ये आपकी बेटी है रितु खंडूरी, इस समय भाजपा से कोटद्वार की विधायक है। और ये हमारा सौभाग्य है कि ये पहली महिला स्पीकर हैं। इससे पहले जो आपके प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर जो आपके बनाए गए थे, वो प्रोटेम स्पीकर आपके कौन बनाए गए थे, बंशीधर भगत जी। तो यहां से भी आपका जो कुछ क्वेश्चन है वो इट में भी आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब चुनाव के साथ अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग है। ठीक है, चुनाव आयोग एक आपकी स्वायत्त संस्था है। ठीक है, इसकी स्थापना आपकी कब होती है, इसकी स्थापना आपकी 25 जनवरी 1950 को होती है। हम जो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं। और आप सभी को पता होगा कि अभी बहुत जल्दी आपके किसके चुनाव होने जा रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव भी आपका कौन करवाता है, राष्ट्रपति के चुनाव भी आपका कौन करवाएगा, ये चुनाव आयोग ही करवाता है। एक बार शायद आपने क्वेश्चन देखा होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। तो चुनाव का मौसम चल रहा है, तो आप इसको यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव आपका पूरा आपका आयोग है, उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है,
इनकी जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 324 के अंतर्गत में की जाती है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अब यहां पर आपको बताना है, अभी 2-3 दिन पहले की आपकी न्यूज है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है। ठीक है, मैं इसको कल की वीडियो में बताऊंगा। कल की वीडियो में हमने देखा ना, नियुक्ति हमने पढ़नी है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त आपके अभी कौन है ये आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कुछ एक जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं उसको आप नोट करते रहिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, या मैक्सिमम आयु 65 वर्ष। जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो 62 साल, या आपका क्या होता है 6 वर्ष का आपका यहाँ पे इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। ओके, तो ये तो हमने जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया है। तो हमने थर्ड टॉपिक पे आते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो है रूस यूक्रेन युद्ध। ठीक है, यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, एक रूस से और आपका जो है यूक्रेन से। ठीक है, जो पहले मैं आपको बता दूं 1991 से पहले पहले ये सब क्या था? ये सब आपका सोवियत संघ था। ठीक है, सोवियत संघ था। ठीक है, उसके बाद 1991 में इससे आपके कितने देश अलग हो गए? 15 देश अलग हो गए, और साथ में एक आपका है वो रूस बचा। सोवियत संघ में से आपका मेन जो रूस बचा। इस 15 देशों में आपका यूक्रेन भी है। बहुत सारे देश हैं, लेकिन यूक्रेन भी पहले क्या था? सोवियत संघ का ही हिस्सा था। ठीक है, अब कुछ एक क्वेश्चन अगर हम बात करें तो क्या क्वेश्चन आ सकता है? इसकी राजधानी क्या है? मास्को। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी कीव है। ठीक है, इसका जो करेंसी है वो क्या है? इसकी करेंसी आपकी रूबल है। इसका जो आपका है वो हेड जो है वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ये कौन है? वोल्डीमिर जेलेंस्की। इसके जो आपके क्या हैं? वोल्डीमिर जेलेंस्की इसके आपके हेड हैं। ठीक है, यहाँ की जो आपकी वो है उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे आपका जो है वो ड्यूमा बोलते हैं, इनके प्रेसिडेंट जो है। ठीक है, इस तरीके से आपके छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर इनके आपके बन के आ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका बन के आ सकता है कि हमने किस ऑपरेशन के तहत अपने लोगों को यूक्रेन से बाहर निकाला। तो आपको उस ऑपरेशन का नाम याद रखना है। वो ऑपरेशन कौन सा है? वो ऑपरेशन गंगा है। ये याद रखेंगे। ऑपरेशन गंगा के तहत हमने अपने लगभग 17,000 से ऊपर लोगों को वापस हम सुरक्षित कहां पे ले आए हैं? वापस सुरक्षित अपने घर पे ले आए हैं, भारतवर्ष में ले आए हैं। तो ये भी आपको जो पॉइंट है वो याद करना है कि वो कौन सा आपका अभियान चलाया गया था। तो वो अभियान आपका कौन सा है? वो अभियान आपका ऑपरेशन गंगा है। अब थोड़ा सा समझ लें कि ये जो युद्ध आपका हुआ क्यों था। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये जो बीच वाला जो आपका पार्ट है ये आपका यूक्रेन है। ठीक है, यूक्रेन ने आपकी कहां पे सहमति जताई? यूक्रेन जो है वो कहां जाना चाहता है? यूक्रेन आपका नाटो ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है, अभी नाटो से भी आपके क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपका ये यूक्रेन है। ठीक है, ये पूरा आपका इतना बड़ा क्या है? इतना बड़ा आपका रशिया। और जो ये पूरा आपका इस तरीके का पार्ट यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लग गया, ये पूरा आपका पहले सोवियत संघ हुआ करता था। ठीक है, तो जो यूक्रेन है वो आपका नाटो ज्वाइन करना चाहता है, जिसमें आपका सबसे ज्यादा किसकी चलती है? वहां पे यूएसए की ज्यादा चलती है। तो रशिया को लगा कि अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता है तो उसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो उसने उस पर आपका क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब यहां पर जो हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, रूस यूक्रेन युद्ध में, तो यहां पर जो संयुक्त राष्ट्र है इसकी क्या भूमिका रह जाती है, या जो नाटो है इसका क्या हो जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यूनाइटेड नेशन हम सभी को पता है, जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में अगर हम डेट की बात करें तो 24 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र की आपकी स्थापना होती है। इस समय जो इसके सदस्यों की संख्या है वो आपकी कितनी है? सदस्यों की संख्या आपकी 93 है। और जो संयुक्त राष्ट्र है इसके आपके कितने आपके अंग हैं? इसके आपके 6 अंग हैं। एक महासभा है, सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और आपका क्या है? संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। जो सुरक्षा परिषद है इसमें 2 तरीके के आपके मेंबर होते हैं। एक आपके होते हैं स्थायी मेंबर, एक आपके होते हैं अस्थायी मेंबर। स्थायी मेंबर आपके कितने होते हैं? 5। अस्थायी मेंबर किसमें होते हैं? 10। भारत किसमें है? भारत आपका अस्थायी में है। इनके पास एक स्पेशल पावर होती है। वो पावर कौन सी होती है? वो आपकी वीटो पावर होती है। ठीक है, यहां पर जो आपका एक इसको एक क्वेश्चन भी बन के आता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो आपका कहां पे है? वो आपका हेग में है। ओके, तो जो ये स्थायी आपके सदस्य हैं इसमें आपका खुद रूस है, यूएसए है, चाइना है। बाकी 2 कौन है वो आपको बताना है। ठीक है, 3 मैं आप लोगों को बताता हूं। एक चीन है,
ठीक है, एक यूएसए है, एक रूस है। ओके, बाकी दो जो हैं वो आप अगर कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो आप कमेंट में इनको आप बता सकते हैं। भारत जो है वो आपका कहाँ पे है, भारत आपका अस्थाई में है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में अब यहाँ पर आप लोगों ने बता दिया होगा फ्रांस और आपके साथ क्या है, फ्रांस और ब्रिटेन आपने इनको आप क्या कर सकते हैं जो है पढ़ सकते हैं। इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है, इसका मुख्यालय जो है वो आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। अब थोड़ा सा नाटो के बारे में समझ लें भाई, सारी जो लड़ाई है वो इसी वजह से तो हुई, रूस और यूक्रेन के बीच में। यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता है, रशिया कहता है आप नाटो ज्वाइन मत करो। तो नाटो आपका क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ओके, क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है, जिसमें 12 इसके संस्थापक सदस्य होते हैं। मेन आपका कौन है, मेन इसमें यूएसए है। कहां पर इसकी स्थापना होती है, वॉशिंगटन में होती है। इसका जो मेन काम था वो सोवियत संघ का प्रसार करने से रोकना था। इसका मुख्यालय आपका कहां पे है, इसका मुख्यालय आपका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहां पर है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आपका है। इसका जो है ये सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पे काम करता है। ये जो भी अगर नाटो देशों पे हमला करेगा तो नाटो देशों की जो सेना है वो उस देश पर क्या करेगी, एक साथ आक्रमण करेगी। अगर एक देश पर आक्रमण होता है तो वो सभी देशों पर आपका आक्रमण समझा जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। नाटो से भी आपके क्वेश्चन जो है वो बन के आ सकते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आपका क्या है, टोक्यो 2020 ओलंपिक के ऊपर। हालांकि इसके ऊपर हम क्वेश्चन शायद पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस बार इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमको स्वर्ण पदक मिला है। नीरज चोपड़ा जो हैं भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में, उनको आपका क्या मिला है, उनको आपका इस बार गोल्ड मिला था। ये जो आपका ओलंपिक था ये 2020 में होना था, लेकिन आपका क्या हुआ, कोरोना की वजह से ये 2020 में नहीं होके कब होता है, 2021 में होता है। लेकिन इसको कहा 2020 ही आपका जाता है। इसमें भारत ने टोटल आपके 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, 7 पदक जीते हैं और 39 स्थान पर रहा है। पहले स्थान पे आपका कौन रहा, पहले स्थान पे आपका यूएसए रहा। दूसरे स्थान पे कौन रहा, दूसरे स्थान पे आपका चीन रहा है। भारत जो है वो 48 नंबर पे है। भारत को 1 गोल्ड मिला है, 2 सिल्वर मिले हैं, 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, कुल मिला के आपको 7 मेडल मिले हैं। कौन कौन आपके जीते हैं, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, या यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नीरज चोपड़ा को स्वर्ण मिला उस जेवलिन थ्रो में, मीराबाई चानू को रजत पदक मिला भारोत्तोलन में, रवि कुमार दाहिया को रजत पदक मिला कुश्ती में, बजरंग पूनिया को कांस्य मिला कुश्ती में, पीवी सिंधु को कांस्य मिला बैडमिंटन में, लवनीना को कांस्य मिला मुक्केबाजी में। भारत की पूरी टीम को, हॉकी टीम को आपका क्या मिला, कांस्य मिला है। ये आपको इस तरीके से 7 जो पदक हैं वो आपको यहाँ पे याद करनी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि खेल का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो आपका कौन सा होता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बट इसका नाम आपका क्या कर दिया है, इसका नाम आपका मेजर ध्यानचंद कर दिया है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम आपका क्या कर दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम आपका मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। हम सभी को ध्यानचंद के बारे में पता है। ध्यानचंद जो है वो हॉकी के एक बहुत बड़े आपके खिलाड़ी थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो आपका खेल दिवस मनाया जाता है वो इन्हीं के बर्थडे पर मनाया जाता है। अब इनका बर्थडे आपका कब होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद हैं इनका बर्थडे आपका कब होता है। चलिए हिंट मैं आपको देता हूँ, अगस्त के महीने में। किस महीने में होता है, अगस्त के महीने में होता है। किस दिन होता है, जिस दिन हम आपका खेल दिवस मनाते हैं। आपको कोई भी एक चीज अगर पता होगी आप यहाँ पर आंसर उसका कर देंगे। ठीक है, अब जो आप लोगों के लिए बोनस आपका टॉपिक है वो बोनस टॉपिक आपका किसके ऊपर है, भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर है। किसके ऊपर है, भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर। जैसा आप सभी को पता है कि अभी जो रेपो दर है, ठीक है, वो रेपो दर 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 4.40% कर दी गई है। तो यहां से आपके क्वेश्चन जो हैं वो बन के आ सकते हैं। बहुत बार तो इनकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन बन के आ जाता है कि व्हाट इज रेपो दर, व्हाट इज रिवर्स रेपो दर, व्हाट इज एसएलआर, व्हाट इज सीआरआर। ठीक है, जो इस तरीके से आपको जो कुछ एक पॉइंट है वो हम यहाँ पे याद रखेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो आपकी स्थापना होती है वो आपकी कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को। कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसका जो केंद्रीय कार्यालय पहले कहां पे था, कलकत्ता में था, लेकिन 1937 से इसका कार्यालय कहां पर आ गया है, इसका कार्यालय मुंबई में आ चुका है। और अभी भी इसका जो आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्यालय है वो आपका कहां पर है, वो आपका मुंबई में ही है।
ठीक है। 1949 में इसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर दिया गया और इस पर भारत सरकार का क्या हो गया, भारत सरकार का पूर्ण आपका क्या हो गया, पूर्ण स्वामित्व हो गया। इनकी नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर कौन करता है, वित्त मंत्री की सलाह पर आपका प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और शशिकांत नहीं, शशिकांत दास जो है वो इस समय के आपके क्या हैं, आरबीआई के आपके गवर्नर हैं, शशिकांत दास। अब एक यहाँ पर आपको करना है कि 1 रुपये का नोट अलग होता है, बाकी जो आपके और नोट है 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का और 2000 का, ये सब नोट आपके अलग हैं। एक तरफ 1 रुपया, एक तरफ आपका जो है बाकी नोट। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपके साइन होते हैं वो साइन आपके वित्त सचिव के होते हैं। 1 रुपये पर जो आपका साइन होता है वो किसका होता है, वित्त सचिव का होता है। और बाकी पर जो ये आपके गवर्नर हैं, इन गवर्नर के आपके क्या होते हैं, इनके आपके साइन होते हैं, जो कि आरबीआई के आपके क्या है, गवर्नर है। रेपो दर हम पढ़ लेते हैं। रेपो दर हम किसको बोलते हैं, रेपो दर वह दर है जो बैंक आरबीआई से अल्प अवधि के लिए उधार ले सकता है। समझाऊं मैं आपको, तो इधर आरबीआई, इधर बैंक, बैंकों का बैंक आरबीआई, इधर आपकी जनता। ठीक है, आरबीआई से पैसा लेना है बैंक को, तो वो क्या हो गया, रेपो दर। ठीक है, अब रेपो दर इन्होंने बढ़ा दी तो बैंक भी आपको भाई अपना नुकसान थोड़ी करेंगे, बैंक भी आपकी जो ईएमआई है अब वो क्या हो जाएगी, आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक को खुद को आपका उधार 4.40 पे मिल रहा है। ठीक है, बैंक जिससे आपका इधर को दे उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो दर। क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो दर। ठीक है, अब बैंक दर और रेपो दर में क्या डिफरेंस है, बैंक दर वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से क्या ले सकते हैं, दीर्घकालिक ऋण ले सकते हैं। रेपो दर से आपका अल्प अवधि के लिए उधार ले सकते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है ये आपको यहाँ पे समझने। ऐसी आपकी रिवर्स रेपो दर भी है, वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, आज का जो ये टॉपिक है अब यहीं पर आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप इसको पढ़ें और कल जब हम पढ़ेंगे, कल हम आपका जो इसका सेकेंड पार्ट है वो सेकेंड पार्ट को हम आपका पढ़ेंगे। इसमें फिर से आपके पास क्या होंगे, 4 टॉपिक होंगे, प्लस एक आपके पास जो है वो बोनस टॉपिक होगा। और मुझे तो मेरा अनुमान ये है कि यहाँ से आपके जो प्रश्न है वो आपके प्रश्न जरूर आपके बन के आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।